इस वीडियो कॉल में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय के लिए तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। आज का मेरा विषय है प्रबंध। प्रबंध क्या है पहले देखेंगे अपन प्रबंध का अर्थ। प्रबंध के अर्थ के अंतर्गत प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करने की एक कला है। जितने अच्छे से अच्छे काम आप करोगे उसे अपन कला कहते हैं। कला का तात्पर्य है किसी कार्य को सही ढंग से, सही रूप में और सुचारू रूप से करना। प्रबंध मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का काम करता है। जिस प्रकार मस्तिष्क पूरे शरीर का संचालन करता है, उसी प्रकार प्रबंध भी प्रबंध का संचालन करता है। प्रबंध के अंतर्गत 5 बातें होती हैं जिनको हम 5 M के नाम से जानते हैं। ये 5 M कहलाते हैं मानव। मानव मीन्स मैन आदमी रहेंगे तो अपन काम अच्छे से कर सकते हैं। यदि प्रबंध के अंतर्गत मनुष्य हैं तो काम कर सकते हैं। दूसरा है माल, मटेरियल, मनुष्य, और फिर उसके बाद में कच्चा माल चाहिए आपको। जितना कच्चा माल होगा उस कच्चे माल से मनुष्य पक्का माल तैयार करके अपनी कला के द्वारा और प्रस्तुत करता है। तीसरा है मशीन, मानव, माल, और तीसरा पॉइंट मशीन। मशीन के द्वारा उसको अपने ढंग से तैयार करके और प्रस्तुत करेगा। इन तीनों चीज़ों को खरीदने के लिए चौथी चीज़ होती है मुद्रा, जिसको कहते हैं मनी। चौथा पॉइंट है मनी, और मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को खरीद करके हम मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं। तथा इसके बाद आता है इसमें विधि। विधि अर्थात होता है मैनेजमेंट। यह प्रबंध की आधारभूत तत्व कहलाते हैं। इस तरीके से इन 5 चीज़ों को मानव, माल, मशीन, मुद्रा, विधि, मैनेजमेंट एवं प्रबंध के ये 5 आधारभूत तत्व कहलाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य करने की कला है। प्रबंधक जो होता है वह दूसरों से कार्य करने की कला देखता है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका आना जाना, उनका बोलना, कार्य करने का ढंग, ये सब चीज़ें देखता है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम मतलब कारखाना कहलाता है। कारखाने में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए ताकि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कम से कम लागत में, कम से कम समय में माल अच्छा बना करके देना और कर्मचारियों को खुश रखना, ये प्रबंध का तात्पर्य कहलाता है। प्रबंध के कुछ कार्य होते हैं। इसमें पहला कार्य है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन के अंतर्गत अपन देखेंगे कि नव प्रवर्तन या नवाचार का आशय उत्पादन के लिए नई डिजाइन, नवीन उत्पादन विधि या नवीन विपणन तकनीकी से है। नव प्रवर्तन प्रबंध का महत्वपूर्ण सहायक कार्य है। इस हेतु बड़े बड़े व्यापार गृह शोध एवं विकास की पृथक से स्थापना की गई है। हम व्यापार जगत के अंतर्गत अपनी वस्तु को नए ढंग से, नई कला के द्वारा, नई डिजाइन के द्वारा किस तरीके से प्रस्तुत करें, ये मानव, मशीन, मटेरियल, विधि, मेथड्स, इसके द्वारा तैयार करके बाजार में माल प्रस्तुत करते हैं। दूसरी चीज़ होती है संप्रेषण, संदेश वाहन और संचार व्यवस्था। ये 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान है। संप्रेषण के माध्यम से प्रबंधक संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों, आदेशों, कार्यक्रमों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराता है। यह प्रबंध का आधुनिक कार्य है। जब तक अपन कोई चीज़ तैयार करते हैं और तैयार करके उसको बाज़ारों में भेजते हैं, उसका अपन विज्ञापन नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उसको अपन टेलीविज़न के द्वारा या रेडियो के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा या किसी भी माध्यम से जब तक अपन लोगों को समझाएंगे नहीं उसके फ़ायदे, तब तक लोग उसको नहीं खरीद पाते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना निर्णयन। इस निर्णयन के अंतर्गत प्रवर्तन से लेकर समापन तक की सभी अव्यवस्थाओं का निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णयन एक बौद्धिक क्रिया है।
किसी भी कार्य को करने के लिए हमें निर्णय लेना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार सेल्समैन है और उसके यहाँ एक ग्राहक आता है और वह ग्राहक उस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए अपन कहेंगे कि भैया माल अच्छा है, रंग पक्का है, अच्छी चीज़ है, इसको लेने के लिए अपन उसको तैयार करेंगे और वो जाने लगता है, तब अपन उसे अच्छे से अच्छी व्यवहार करके अंतिम निर्णय के बाद में उसको माल सौंप देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे बारिश का टाइम है और वो छतरी लेने के लिए आता है। अब वो कह रहा है छतरी चाहिए। छतरी प्राय एक ही किस्म की होती हैं और दुकानदार कहता है इससे, ग्राहक कहता है इससे और अच्छी चाहिए, और अच्छी चाहिए। छतरी तो एक ही डिजाइन की होती, परंतु दुकान सेल्समैन जो है उसको प्रस्तुत करके बतलाता है कि इसके कपड़े मजबूत है, इसका रंग काला है, ये बरसात में खराब नहीं होगा। और आखिरी में उस छतरी की तारीफ करके कहता है कि एक बात इसमें ध्यान रखना, इसको हवा और पानी से रखना तो ये छतरी आपके जीवन पर्यंत साथ देगी। ग्राहक इस चीज़ को समझ नहीं पाता है और उसको सही दाम में खरीद लेता है। तो दुकानदार की माल बेचने की कला भी होना चाहिए और खरीदार को उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके माल बेचना चाहिए। ये निर्णय एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। प्रबंध का महत्वपूर्ण ये सहायक कार्य कहलाता है। प्रबंध के अंतर्गत जितनी चीज़ें अपन संभाल के रखेंगे, प्रस्तुत करके रखेंगे, उसे अपन प्रबंध की श्रेणी में कहते हैं। प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा गया है। एक प्रश्न है, प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा गया है। अब जन्मजात का तात्पर्य ये होता है कि यदि मान लीजिए एक व्यापारी है और उसका पुत्र है, वो व्यापार में बैठता है। बड़ा होने पर पिता के जाने के बाद में वह पुत्र अपने व्यापार को संभाल लेता है। एक डॉक्टर का लड़का है, वो पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी उसने पास नहीं की है, पर उसके बाद भी वो डॉक्टरी करने लायक हो जाता है, भले ही उसके पास में डिग्री ना हो। इसी प्रकार मिठाई बनाने वाले की दुकान पर उसका लड़का बैठता है तो वह भी मिठाई बेच सकता है। कपड़े वाले का व्यापारी का लड़का कपड़ा बेच सकता है। एक वैद्य का लड़का अगर पिताजी की देखरेख में काम करता है तो वह भी वैद्यगिरी का कार्य कर सकता है। इसको कहते हैं जन्मजात गुण। एक नर्तक है, उसके परिवार के जो बच्चे हैं वो नर्तक की कला में निपुण अपने आप हो जाते हैं, उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक कवि है, उसके बच्चे भी धीरे धीरे कविताएं कहने लगते हैं। एक गायक है, उसके बच्चे भी गायक बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि एक दुकानदार है तो उसके बच्चे भी आराम से दुकानदारी कर सकते हैं। इसको कहते हैं जन्मजात, पैदाइशी। एक कहावत है कि भाई बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने आप पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। अर्जित का अर्थ ये कहलाता है, अर्जित प्रतिभा, अर्जित का अर्थ ये कहलाता है कि उसने कमाई हुई। आज के ज़माने में एक बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बच्चे रहते हैं और वह जा कर के बड़े शहरों में होटलिंग व्यवसाय करने लगते हैं। कोई कारखाने का मैनेजमेंट संभाल लेते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ कर के काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रबंध जन्मजात होते हैं। इसका आशय यही है कि मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर और अनुभवी होते हैं। वे दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक गायक का गला, नर्तकी के पैर ईश्वर की देन होते हैं, उसी प्रकार एक प्रबंधक की प्रबंध शैली ईश्वर की देन होती है। आज प्रबंध की नई नई तकनीकी विकसित हो गई हैं। प्रबंध तैयार करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थान प्रारंभ किए जा चुके हैं। आज ऐसा व्यक्ति भी श्रेष्ठ प्रबंध का कार्य संपन्न कर सकता है जिसे प्रबंध का गुण जन्मजात न मिला हो। अतः प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी है और साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी है। जन्मजात का अर्थ ये होता है कि वह पैदाइशी, उसके खानदान में, उसके परिवार में जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय में वह अपने आप निपुण हो जाता है। अर्जित का अर्थ ये होता है कि उसने कमाई हुई, उसने कमाई, पढ़ी,
जैसे ITI करके कई विद्यार्थी मैकेनिक बन जाते हैं, विद्युत का काम सीख जाते हैं, मोटर बाइंडिंग का काम सीख जाते हैं, तो ये कमाई हुई विद्या कहलाती है। आज अपन देख रहे हैं कि एक पंडित का लड़का है और वो जाकर के टेलरिंग का काम करता है, जबकि दर्जी का काम है ये। उसी प्रकार एक पंडित का लड़का है, वो पंडिताई करने लगता है, क्योंकि उसके पिताजी अच्छे से भागवत कर सकते हैं, वो बीच बीच में जाता है तो भागवत हो जाती। तो इस तरीके से प्रबंध को हम जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा भी कह सकते हैं कि जन्म से भी प्राप्त होती है और उसको कमा करके भी प्राप्त की जा सकती है। प्रबंध और संगठन में अंतर देखिए। स्थिति पहली है, प्रबंध संस्था की आत्मा है, संगठन संस्था का शरीर कहलाता है। क्षेत्र, इसका क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित रहता है और संगठन का क्षेत्र संकुचित रहता है। दायित्व, यह व्यवसाय के समूचे प्रबंध हेतु दायी है। संगठन के अंतर्गत यह प्रशासन एवं प्रबंध के मध्य समन्वय हेतु दायी है। स्तर, प्रबंध का स्तर मध्यम स्तरीय होता है और संगठन का स्तर आपसी सहयोग से तय किया जाता है। इस तरीके से ये अध्याय आपका पूरा हुआ। अब कल आपको फिर से समझाया जाएगा। धन्यवाद।